हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पैरिटी पढ़ ली, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया, हमने उसके साइज़ और शेप के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे उसका कि क्वाड्रुपोल मोमेंट कितना होता है, और इस क्वाड्रुपोल मोमेंट के बेसिस पर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल है, प्रोलेट है या ऑब्लेक्ट है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्वाड्रुपोल मोमेंट पढ़ेंगे। क्वाड्रुपोल आपको पता ही है, डायपोल क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। और ऐसे दो डायपोल मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रुपोल बोलते हैं। और ऐसे दो क्वाड्रुपोल मिलते हैं तो उनको उसको बोलते हैं ऑक्टोपोल बोलते हैं। तो अभी तो सिर्फ हम क्वाड्रुपोल ही पढ़ रहे हैं, और इस क्वाड्रुपोल के बेसिस पे हम आगे की स्टडी देखेंगे। तो हम इसके लिए एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। जैसे ये आपका एक सिस्टम है और ये इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हमने एक सिस्टम कंसीडर करा, और वो जो सिस्टम है वो बहुत सारे चार्ज स्मॉल सेगमेंट से बना हुआ है। यानी कि आपने एक सिस्टम लिया और उसके अंदर स्मॉल सेगमेंट्स बने हुए हैं, और वो जो सेगमेंट्स हैं वो आपके स्मॉल चार्जेस से फॉर्म्ड हैं। यानी कि वो जो चार्ज जो वॉल्यूम है dV, वो आपके स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि उसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं। तो हम इसमें ही इसी अकॉर्डिंग हम एक स्मॉल वॉल्यूम देख लेते हैं, और स्मॉल वॉल्यूम का एट P पॉइंट पे हमका पोटेंशियल क्या होगा वो हम कंसीडर करते हैं, वो हमें निकालना है। ठीक है, हमने क्या करा है, एक सिस्टम लिया है जो कि आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो जो कि बहुत सारे स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट से बना हुआ है, और स्मॉल सेगमेंट से बना हुआ है। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट P, सो वी ड्रॉ अ स्मॉल वॉल्यूम dV हैविंग चार्ज कितना होगा उसके अंदर, dq होगा। ठीक है, और अब हमें देखना है कि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर ओरिजिन लेते हैं तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी क्या है आपके r, जहाँ पर आपका स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट सिचुएटेड है, और इस स्मॉल वॉल्यूम से a डिस्टेंस पर आपका क्या है, पोटेंशियल P फाइंड आउट करना है। यानी कि a डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट रख रखा है, और उस पर हमें क्या करना है, हमारा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि अगर आपका कोई भी स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो हमें पता है। रो इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dv। ये आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, अगर वॉल्यूम से रिलेटेड है तो dq/dv। इसको बोलते हैं हिंदी में घनत्व, चार्ज घनत्व। ठीक है, आवेश घनत्व के रूप में इसको बोला जाता है। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, dq/dv। अब हमें निकालना है कि dq कितना होगा, हमारे पास में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dv। आगे आपको बात समझ में, ये आपकी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन। अब हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का फॉर्मूला तो आ गया। अब हमें निकालना है कि P पर इस dv और dq की वजह से कितना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है या कितना पोटेंशियल लग रहा है। तो पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता ही होता है। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर हम फाई मान लेते हैं पोटेंशियल को, तो क्या होता है आपके पोटेंशियल का K Q1 Q2/R, यही चीज़ होती है पोटेंशियल के लिए। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही चार्ज है, dq स्मॉल वॉल्यूम है, तो हम उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना होगा, d फाई, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट P d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, k चार्ज कितना है dq, और उसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आपके dq की वैल्यू क्या करेंगे, हम फर्स्ट से इसमें पुट कर देंगे। तो d फाई यानी कि पोटेंशियल फाई, d फाई इज इक्वल टू k की जगह हम क्या रखेंगे, k तो यूँ का यूँ आएगा, dq की जगह रो dv/a। नाउ वी कैलकुलेट, हमारे पास में ये सब चीज़ें तो हमें अननोन है, हमें ये निकालना है कि ये कितना होगा, यानी कि 1/a को हमें निकालना है कि वो डिस्टेंस कितनी है। तो अब आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा है 1/a निकालने के लिए आपको ट्राइंगल लो दिख रहा है। ट्राइंगल लो जानते हैं ना आप, ट्राइंगल लो में क्या करना पड़ता है आपको, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ट्राइंगल के लिए, अगर आपको इस तरह से कोई ट्राइंगल बना हुआ है, दिस वन इज थीटा और ए बी सी होती है, तो हम क्या करते हैं, a² + b² माइनस ऑफ c²/2ab, यही लिखते हैं हम। वो अगर यहाँ b और यहाँ c, तो a² + b²
माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। तो इसमें भी आपको दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/a, है ना। 1/a की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल लॉ, और ट्राइंगल लॉ किसके अंदर यूज़ करेंगे, ओ डैश कर दो, इसको ओ कर दो। तो हमारा ट्राइंगल किस में है, इन ट्राइंगल POO डैश में, है ना। क्या हो जाएगा आपका POO डैश में, cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले से मैंने इसको लिखा है। अब हम क्या करेंगे, आपको निकालनी तो a की वैल्यू है, तो हम a को कंसीडर करेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 2r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/a। अब ये डायग्राम में हटा देती हूँ, आप देख लेना इसको। हमें निकालना है 1/a ना, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r cos ऑफ थीटा। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया 1/a की वैल्यू हमारे पास में इस रूप में आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इसको देख लेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, अगर रूट हटाऊंगी तो 1/2 आ गया, तो ये किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, nx के रूप में। तो आपको 1 प्लस के रूप में करना है, तो r को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, r को बाहर की साइड निकाल देंगे। तो 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाहर निकाला मैंने, तो क्या बचा यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 1/2। तो 1 प्लस एक्स बन गया ये, 1 प्लस एक्स। तो अब इसको बाहर ऊपर ले जाऊंगी तो मैं क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस की पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूप में इसको देख लेंगे हम, बाइनोमियल के रूप में इसको देखना है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r cos थीटा अपॉन r। ठीक है, और एक पूरा बंद करेंगे इसको हाफ। अब इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। बाइनोमियल की क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास में भी इक्वेशन के इसमें रिड्यूस हो गई एक तरीके से, 1/a इज इक्वल टू 1/r, तो यू का यू ही, और अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ 2r cos ऑफ थीटा बाई r की पावर माइनस ऑफ हाफ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा। अब हम इसको इसी रूप में खोलेंगे, तो 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r यू का यू ही। अब 1 माइनस है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या होगा, माइनस आएगा, तो 1 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ nx। n क्या आपके पास में, माइनस का हाफ, x क्या है आपके पास में, ये पूरी टर्म। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r cos ऑफ थीटा बाई r। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा,
1 माइनस ऑफ एन एक्स, माइनस है इसलिए। फिर आपकी क्या होगा, फिर है n, n क्या है वापस आपका माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। और फिर माइनस ऑफ हाफ माइनस ऑफ 1, ठीक है, बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास में, ये वाली चीज, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 आर कोस ऑफ थीटा बाई आर की पावर 2, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड टर्म हो जाएगी, यहाँ पर प्लस करके कर लेते हैं, और ये आपका आगे बहुत हायर टर्म्स जाएगी जिसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1/a इज इक्वल टू 1/r, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस हाफ आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2r कॉस ऑफ थीटा बाई आर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ माइनस का कितना हो गया -2, कितना हो गया 3/8 बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये क्या बनेगा आपका 3/8, और ये वापस इसको सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर को सोल्व करना है आपको। स्क्वायर को सोल्व करने के लिए आपको क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला पूरा रखना पड़ेगा, आर की पावर 4 आर की पावर 4 प्लस 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 4 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा बाई आर, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर क्यूब बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, आर ऑफ क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब वापस हम इसकी तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 1/a इज इक्वल टू 1/r, 1 प्लस क्या हो जाएगा, और 1 यहाँ माइनस, अरे 1 प्लस ये भी माइनस ही होगा, माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, आर से 2 से 2 कैंसिल, आर कॉस ऑफ थीटा बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चलो 3/8 आर की पावर 4, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें करेंगे 4 प्लस 3/8 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3/8 4r की पावर क्यूब कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपके सब सॉल्व करने पर आया। अब हम क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साथ कर देंगे हम, ठीक है, और जो 4 वाली टर्म है उसको अलग रख देंगे। तो नेक्स्ट वापस इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस आर कोस थीटा बाई आर को तो अलग रख देंगे हम, 1/r, 1 प्लस आर कोस ऑफ थीटा बाय आर, ये तो यूं का यूं आ जाएगा। अब आपकी जो 3/8 वाली टर्म है उनको एक साथ रखेंगे, और आर स्क्वायर वाली टर्म जो है उनको हम एक साथ रख देते हैं, ठीक है। वन प्लस आर कोस थीटा, इसको अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, और इनको क्या करेंगे हम, ये बहुत हायर टर्म्स हैं इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इनको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी डिस्टेंस हमने बहुत छोटी मानी और उसका भी स्क्वायर का भी पावर 4 हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो फिर हमारे पास में क्या बचा, 3/8 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई आर स्क्वायर, ये बचा एक तो, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर एंड हैंस ऑन जो भी आपकी टर्म आ रही होगी, ठीक है। तो 1/a इज इक्वल टू 1/r, 1 प्लस आर कॉस ऑफ थीटा बाई आर प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में
1 बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में 3 तो हम अंदर ले लेंगे, 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, या आर स्क्वायर ये, ठीक है। अब आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पे 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास में माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी टर्म, और आर स्क्वायर को भी चाहे तो आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है। फिर हैंड्स ऑन जो भी आपकी टर्म आ रही, अब आपके पास में 1/a की वैल्यू आ गई। अब इस 1/a की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, हमारे इस वाले 1/a किस में, हमारे D5 में हमको पुट करना है। तो अब हम D5 में फोर्थ जो आपकी इक्वेशन है उसको थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करिए। अब इसको पुट करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, D5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, D5 इज इक्वल टू K रो DV, ये तो यूँ का ही आएगा। 1/a की वैल्यू क्या है, 1/r 1 + r cos ऑफ थीटा बाई r प्लस 1/2 r स्क्वायर 3 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ r स्क्वायर एंड हैंस ऑन, यही वैल्यू आई आपके पास में, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें किसको क्या मानना है, यानी कि जैसे आपको जो क्वाड्रुपल मोमेंट आएगा वो किस किस की वजह से, अब पोटेंशियल ड्यू टू द टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो ये तो हमने किसके लिए निकाला, एक स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट के लिए निकाला। अगर टोटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, D5 की जगह इसको पूरा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड ऑफ D5। अब D5 की वैल्यू आपके पास में क्या है, दिस वन, तो हम क्या करेंगे, D5 K की वैल्यू आपको पता है 4πε0 रो DV के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, सबके रेस्पेक्ट में आप लिखना पड़ेगा आपको। पहले इसको चाहे तो यहीं सॉल्व कर लें, K का मान तो क्या हो जाएगा आपका 1/4πε0 रो DV कितना आ जाएगा 1/r, ठीक है। तो लिखो इसको, K का मान है 1/4πε रो DV बाय R, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। नेक्स्ट आपके पास में रो DV R cos थीटा और R स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में R cos ऑफ थीटा बाय R स्क्वायर रो DV, ठीक है। ये आपके सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की क्या हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेटेड ऑफ दिस टर्म, तो क्या हो जाएगी आपके पास में 1/2 r स्क्वायर 3 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ r स्क्वायर रो DV, ठीक है। तो आपके पास में 1 2 3 और इस तरह से आपके पास में क्या होंगे, सारी टर्म्स आती रहेंगी, ठीक है। R आपको यहाँ पे एक और R भी आएगा, तो ये r³ हो गया ना, एक R ये एक R स्क्वायर। अब हम इसको मान लेंगे, इस वाली टर्म को P0, इस वाली टर्म को P1 और इस वाली टर्म को P2। सिर्फ हमने मानना है कि हमारे पास में ये क्या है, P1 P2 P3, किस वाली टर्म को, दिस वाली टर्म और दिस वाली टर्म। तो क्या बन जाएगा आपका 1/4πε P0 बाय R प्लस P1 बाय R स्क्वायर प्लस P2 बाय 2r³, ठीक है। आपकी ये तीनों टर्म्स आ गई, और इसको 5 कर देंगे और इसको 6 कर देंगे, हैंड्स ऑन। अब यही आपके क्या बने हैं, मोमेंट बने हैं। रो P0 क्या है, रो DV, P1 क्या है, R cos थीटा रो DV, और P2 क्या है 3 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ R, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, P0 वेयर P0 क्या बन गया आपके पास में, रो DV, ठीक है। P1 आपके पास में क्या बन गया 6 7 R cos ऑफ थीटा रो DV 8
और P2 आपके पास में क्या बन गया 3 cos स्क्वायर R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ R स्क्वायर। ये आपकी 9th नंबर की इक्वेशन। तो अब हम इससे देखेंगे कि हमारे पास में क्या इक्वेशंस कैसे आती हैं, ठीक है। तो 1/2 भी इसमें 1/2 p। अब हमें देखना है, हमारा काम इसी से ही पड़ेगा, यही आपका क्या है क्वाड्रपोल मोमेंट है, ओके। अब इसी से ही हमें पता लगेगा कि हमारा जो न्यूक्लियस का शेप है वो आपका किस तरह का हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपके पास में ये सारी इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको बोलते हैं मोनोपोल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोपोल। इस इक्वेशन को बोलते हैं डाइपोल और इसको बोलते हैं क्वाड्रपोल, ठीक है। अब क्या करना है हमें ये देखना है कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अभी तक तो हमने इसका डेरिवेशन देख लिया कि आपके पास में ये सब चीज़ें आ गई। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि आपका डेविएशन फ्रॉम द स्फेरिकल सिमेट्री, ये कितना डेविएट होता है अपनी स्फेरिकल, यानी कि न्यूक्लियस आपका आपके स्फेरिकल सिमेट्री से कैसे डेविएट होता है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये वाला हमारे पास में है, इसको ही हमने मान लिया Q, क्वाड्रपोल, ठीक है। तो क्वाड्रपोल क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू 1/2 3R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ R स्क्वायर। आप R स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि आप इसको कॉमन ना लें, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा R स्क्वायर तो आपका क्वाड्रपोल क्या हो गया 2R क्यूब है आपके पास में, ये 2R क्यूब 3R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके 3/2 R क्यूब R स्क्वायर, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। क्या है आपके पास में R स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया है, तो हमने 2R क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें से, अब आपके Q इज इक्वल टू 0 है। जब Q आपका इज इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, इसका मान अगर 0 है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल सिमेट्री में ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, स्फेरिकल ही रहेगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या बनेगा आपका स्फेरिकल। ये इसके केसेस हैं। केस नंबर 1 व्हेन Q इज इक्वल टू क्या हो 0 हो, डैट मीन्स ये आपकी चीज़ 0 है, तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम स्फेरिकल रहेगा। और जब सिस्टम स्फेरिकल है तो बात तो हम न्यूक्लियस की कर रहे हैं, तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या होगा स्फेरिकल शेप में ही रहेगा। नेक्स्ट आपका है केस सेकेंड कि Q आपका क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ आपके ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस कंडीशन में आपका चपटा बनेगा इस तरह से, जो स्फेरिकल से डेविएट होके इस रूप में बनेगा, और उसको हम बोलते हैं प्रोलेट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोलेट शेप बन जाएगी, चपटे के रूप में, वृत्त जो दीर्घ वृत्त होता है उस रूप में बन जाएगी। और फिर अगर आपका केस सेकंड तो ये था, केस थर्ड क्या हो जाएगा आपका, केस थर्ड होगा Q इज लेस देन 0, यानी कि क्वाड्रपोल 0 से कम हो, उस कंडीशन में आपके पास में कैसा हो जाएगा, इस रूप में आएगा, तश्तरी शेप में, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ओब्लिक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओब्लिक्ट शेप में ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे 3 तरह के शेप हो जाएंगे, जो जब Q इज इक्वल टू 0 क्वाड्रपोल बिल्कुल 0 है, उस कंडीशन में आपका सिस्टम स्फेरिकल ही रहेगा, यानी कि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट Q इज ग्रेटर देन है तो प्रोलेट इस रूप में खिंचाव आ जाएगा कि दीर्घवृत्ताकार रूप में प्रोलेट के रूप में बन जाएगा। और Q इज लेस देन 0 है
तो उस कंडीशन में आपके चपटा शेप हो जाएगा, उसको बोलते हैं ओब्लेट शेप। तो ये आपका जो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो यही है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो अपने स्पेरिकल शेप से कितना डेविएट हो सकता है, कितना उसमें विचलन आ सकता है, वही चीज़ हम क्वाड्रुपल मोमेंट में पढ़ सकते हैं। और ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस आज फिनिश हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, कि न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या विशेषताएं होती, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।